अल्टीमेटली जो डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन रहेगा कि सर हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जामिनेशन। हम लोगों ने बहुत सारा लॉ पढ़ लिया है, हम लोगों ने बहुत सारे प्रोविजंस पढ़ लिए, सेक्शंस पढ़ लिए, केस लॉ पढ़ लिए, डॉक्ट्रिन्स पढ़ लिए, लेकिन सर अल्टीमेटली आज आपका वो दिन आ चुका है जहां पे हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कैसे क्वेश्चंस के आंसर को फ्रेम करना है मालिक, उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। बिकॉज दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू, वेरी एसेंशियल लेक्चर्स फॉर यू। बिकॉज इसके बिना ना हम लोग कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर ले, लेकिन जब तक हमारे माइंड में आंसर फ्रेम करने का तरीका नहीं होगा ना, आंसर को प्रेजेंट करने की एक सीक्वेंस नहीं होगी ना मालिक, तब तक सारे के सारे प्रोविजंस को ना हम लोग प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले क्या किया कि सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 से लेकर 22 इंक्लूडिंग डॉक्ट्रिन्स, जो भी डॉक्ट्रिन्स थे उन सारे के सारे डॉक्ट्रिन्स को भी हमने यहां पे कंप्लीट किया है। उन डॉक्ट्रिन्स को कंप्लीट करने के साथ साथ मैंने तुम लोगों को कमिटमेंट किया था कि जो लास्ट लेक्चर रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 1 और 2 का, वहां पे पूरा की पूरा एक कंप्लीट लेक्चर होगा आप लोगों के पास में, जहां पे काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा। और उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करने से भी पहले मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मालिक एग्जाम में जो है वो आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे करना है। हम लोग आज यहां पर डिस्कस करेंगे कि मालिक एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है, वो आंसर करने के तरीकों को भी हम लोग यहां पे प्रॉपर मैनर में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है वो यहां पर एक एक करके निपटाने वाले हैं मालिक। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन पे, और मेन स्क्रीन पे चलने के बाद देखेंगे मालिक कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एग्जाम में जो सबसे फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन आएगा भाई राइट शॉर्ट नोट। कैसे क्वेश्चन आ सकता है मालिक? राइट शॉर्ट नोट। राइट शॉर्ट नोट किस पे पूछ सकता है? राइट शॉर्ट नोट ऑन पहला डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो तुमसे कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। शॉर्ट नोट लिखना है वहां पे कि अल्ट्रा वायरस का मीनिंग क्या होता है। देखो एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डिफरेंस बिटवीन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ऐसे इस टाइप से भी एक जो है वो तुम्हारे सामने क्या हो सकता है, यहां पर क्वेश्चन आ सकता है। जो नेक्स्ट कैटेगरी रहेगी हमारे सामने क्वेश्चन की, वो होगा मालिक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है भाई? हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि सिंपली यहां पे तुमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे वो। तो देखो मालिक वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम लोगों से कैसे पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक डमी एग्जाम्पल लेते हैं कि बोले XYZ लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अंडर सेक्शन 4 अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया है। क्या बात बोली आपने। उसका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, उस ऑब्जेक्ट क्लॉज को ना कंपनी ऑल्टर करना चाहती है अंडर सेक्शन 13। मतलब XYZ लिमिटेड prepared memorandum of association and XYZ private limited wants to alter it under as per section number 13। एंड कौन से क्लॉज को वहां पर वो ऑल्टर करना चाहती है? ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना चाहती है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, what are the procedure for altering the object clause of XYZ private limited, and what is your opinion how the shareholder can give their consent or pass special resolution as per the given circumstances। मतलब इस तरीके के मालिक कोई भी क्वेश्चन की जो है वहां पर फ्रेमिंग हो सकती है, किसी भी टाइप का कोई भी डिटेलिंग हो सकती है। अभी मेरे पास में पूरी की पूरी एक शीट है, उस शीट के अकॉर्डिंग ना हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहां पर क्या करने वाले, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तुम लोग समझो मालिक, तुमको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो इन 3 टाइप में से क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला टाइप क्या हो सकता है कि राइट शॉर्ट नोट तुमको लिखने के लिए आ सकता है। राइट शॉर्ट नोट लिखना है मतलब क्या कि भाई डायरेक्टली हम लोगों ने जितना जितना पढ़ा है, हमारे पास जितना हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, हम लोगों को डायरेक्टली क्या करना है वहां पर वो पुट कर देना है। इसकी जो एग्जाम में रेंज होगी ना, वो रेंज होगी 2 to 4 मार्क्स की। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हमको एग्जाम में पूछा जाएगा ना, वो एग्जाम में कितने मार्क्स का वेटेज रखता है? 2 to 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। एंड जब भी राइट शॉर्ट नोट लिखने के लिए तुम लोगों को आए मालिक, तो राइट शॉर्ट नोट में तुमको क्या करना है? डायरेक्ट आंसर करना है। डायरेक्ट आंसर मतलब क्या? हमारे लॉ में जो सेक्शंस लिखे हुए हैं या कोई डॉक्ट्रिन हम लोग पढ़ रहे हैं, उस डॉक्ट्रिन का जहां से स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, तो ऐसा मत करना स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक तो बोले ओ माय गॉड सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस तो इतना बड़ा है। नहीं, वहां पे वो तुमसे क्या पूछ रहा है? मीनिंग पूछ रहा है। और मीनिंग के साथ साथ यदि तुम लोगों को केस लॉ का याद आ रहा है ना, जैसे अशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिच, वो यदि केस लॉ याद है
तो वो एक केस लॉ को तुम लोग क्या कर सकते हैं वहां पर मेंशन कर सकते हो। सुनिएगा ध्यान से। अब सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है मालिक, डिफरेंस करना है आपको किसके बीच में, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो अब सुनो, एग्जाम में बच्चे जो है ना वो गलती क्या करते हैं, जैसे ही उनको क्वेश्चन दिखा कि बोले डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, वो लोग डायरेक्टली क्या करते हैं पता है, इधर लिख देंगे भाई डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक तरफ लिखेंगे भाई डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बढ़िया एक अच्छी सी टेबल बनाएंगे मालिक को यहां पर इस टाइप से, बढ़िया स्केल वगैरह से लाइन वाइन मारेंगे। हाँ, लोग वहां पे पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम लोग बिजी रहेंगे भाई लाइन मारने में। इस तरीके से लाइन मारेंगे, बढ़िया पेन स्केल से सजा सजा के लाइन मारेंगे वो लोग, ठीक है। और यहां पर एक और पॉइंट बनाएंगे, वो यहां पर एक और पॉइंट बनाएंगे मालिक, वो तो भूल ही गया मैं। और यहां पर एक और लाइन मारेंगे और यहां पर लिखेंगे बेसिस। और बेसिस लिखने के बाद वो डायरेक्टली शुरू हो जाते हैं भाई कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या डिफरेंस है। बोले बेसिस में सबसे पहले लिखा मीनिंग, पॉइंट नंबर 1 मीनिंग हुआ, पॉइंट नंबर 2 हुआ एप्लीकेबल ऑन, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हुआ बेनिफिट्स, पॉइंट नंबर 4 हुआ एक्सेप्शन, ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 5 हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। बोले सर 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा था, 5 पॉइंट एग्जाम में लिख के आ गए। अरे बोले ऐसा पेपर लिख के आए ना भाई कि बोले पेपर को पूरी तरीके से फाड़ दिया है, बोले ऐसा निपटाया है लॉ के पेपर को, ऐसा निपटाया है ना लॉ के पेपर में कि भाई 65-70 से कम मार्क्स तो आ ही नहीं सकते। यही गलती पूरे इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स करते हैं मालिक, लेकिन आई वांट कि जो मेरा स्टूडेंट है पर्सनली वो ये गलती कभी भी मत करना। डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए, डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है उसकी एक सीक्रेट रेसिपी आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं। एंड दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू मेरे मालिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ध्यान से सुनना, आज जो बताने जा रहा हूं उसको अपने जहन में फिट कर लेना, अपने माइंड में फिट कर लेना। एंड जहां पर भी तुम लोग स्टडी करने बैठते हो वहां पर आज ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है इसका एक प्रोफार्मा तैयार कर लेना है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट, पूरे इंडिया का बच्चा जैसा आंसर करेगा हम भी वैसे ही आंसर करेंगे। कैसे आंसर करना है, डायरेक्टली आंसर करना है। मतलब राइट शॉर्ट नोट, किसके ऊपर राइट शॉर्ट नोट करना है तुमको, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे भाई, अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस डैश करके उसी पैराग्राफ से कंटिन्यू करके हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे जैसे हमारे पैराग्राफ कंप्लीट होते जाएंगे हम लोग पैराग्राफ चेंज कर करके आंसर लिखेंगे। यदि कोई सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया है उस पर यदि शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल रहा है तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्टिंग कहां से करेंगे, सेक्शन से करेंगे। कैसे सेक्शन से स्टार्टिंग करेंगे, हम लोग वहां पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको क्वेश्चन आ जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर तो आप लोग कैसा लिखोगे पता है, एज पर सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, एज पर सेक्शन नंबर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, या फिर आप ऐसे भी स्टार्टिंग करते हो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इज अप टू यू, आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं आपको, एक ब्रह्मास्त्र के साथ साथ ब्रह्म वाक्य भी दे रहा हूं कि मालिक जब तक सेक्शन अच्छे से लर्न ना हो, जब तक सेक्शन अच्छे से लर्न ना हो और जब तक तुम लोग उसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं है ना तुम लोगों को कि यार अपने माइंड से 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है अपन जो सेक्शन लिखने जा रहे हैं, प्लीज डू नॉट राइट इट, मत लिखना। डायरेक्टली स्टार्टिंग ऐसे कर देना कि एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि हर एक कंपनी का क्या होना चाहिए मालिक, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। और कंपनी ने यदि इन कॉर्पोरेशन से विद इन 30 डेज के अंदर अंदर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं दिया है तो उनके डायरेक्टर्स के ऊपर क्या लिए जाएंगे, एक्शन लिए जाएंगे। डायरेक्ट लिख देना, कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज सेक्शन तो केवल तभी लिखना जब आपको आपका सेक्शन जो है वो क्या है 100% श्योर हो, आप उसके लिए 100% सर्टेनिटी है कि हम जो सेक्शन लिख रहे हैं वो सेक्शन सही है, गलत नहीं है। तो जब तक सेक्शन अच्छे से लर्न ना हो तब तक हमें सेक्शन नहीं लिखना है। ये थंब रूल बना लो भाई लाइफ का, ये थंब रूल बना लो लाइफ का। जब तक सेक्शन अच्छे से याद नहीं हो ना तब तक हम लोग ज्यादा होशियारी नहीं दिखाएंगे, वहां पे अपने आप को शक्तिमान नहीं समझेंगे अपन, वहां पे नहीं लिखना, कोई बात नहीं। बिना सेक्शन के भी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन सेक्शन लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो हम लोगों को पूरे मार्क्स नहीं चाहिए, लेकिन हमको मार्क्स कटाना भी नहीं है भाई, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ना एग्जाम में कटा के आ जाते हैं अपने मार्क्स।
क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं पता है, नहीं याद आ रहा है सेक्शन, फिर भी बोले सर ने हमको क्लास में ना फ्रॉम द फर्स्ट डे, बोले फर्स्ट डे से लेके लास्ट 120 लेक्चर तक हमको ना सेक्शन 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 पे पढ़ाया था, और यार हमको सेक्शन याद नहीं आ रहा है, लेकिन सर हर दिन सेक्शन से बात करते थे, तो बोले सेक्शन लिखना एग्जाम में बहुत जरूरी है, यदि रेलेवेंट सेक्शन याद नहीं भी आ रहा है तो भी बोले इररेलेवेंट सेक्शन लिख दो, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, सेक्शन से होनी चाहिए। प्लीज बेटा, आप लोग नादान बच्चे हो, आप लोग अभी छोटे छोटे से बच्चे हो, ठीक है, आप लोगों को अभी धीरे धीरे समझ आएगी कि रियल लाइफ में चीजें कैसे चलती है। सेक्शन नहीं लिखोगे ना तो एग्जामिनर को बुरा नहीं लगेगा, सेक्शन यदि तुम लिख दोगे, सही सेक्शन लिखोगे ना तो एग्जामिनर दिल खोल के नंबर देगा, लेकिन तुमने गलत सेक्शन लिख दिया ना बेटा, वो तुम्हारी 12 बजा देगा, तुम्हारी कह के ले लेगा बेटा। और बिलीव मी, वो एक क्वेश्चन की वजह से वो तुम्हारे पूरे पेपर की जो चेकिंग है ना, वो पूरे पेपर की चेकिंग जो है वो इस इतने रूड तरीके से करेगा, इतनी कंजूसी से तुम लोगों को नंबर देगा बेटा, कि हो सकता है हमारे 40-50 नंबर लाने के भी लाले पड़ जाए, लेने की देने पड़ जाए। तो मत करना ऐसी गलती। अगेन आई एम सेइंग, अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, कि यदि सेक्शन याद हो, कॉन्फिडेंटली याद हो, लिखो, बिल्कुल लिखो, फुल मार्क्स मिलेंगे यदि सही आपने उसका पूरा की पूरा सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो सेक्शन याद नहीं है मत लिखो, कोई बात नहीं, प्रोविजन सही लिख के आओ, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि तुमने सेक्शन गलत लिख दिया और प्रोविजन सही लिख दिए, पूरा इंप्रेशन खत्म हो गया भाई, वहां पे तुम्हारे लेने की देने पड़ जाएंगे। तो ये बात सबसे पहली चीज ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, जब भी इस तरीके के ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चों के दिमाग में ना वो 11-12 की मेंटालिटी फिट होती है, और वो डायरेक्टली क्या करते हैं, बिल्कुल बढ़िया एक टेबल वेबल बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बनाते हैं, और डायरेक्टली जिन जिन चीजों के बीच में डिफरेंस पूछा है उनको कॉलमनर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं पॉइंटर फॉर्म में। मत करना ऐसा डायरेक्टली, ऐसा करोगे ना तो 4 नंबर के क्वेश्चन में तुम लोगों को 2.5 नंबर मिलेंगे। लेकिन पूरे के पूरे 4 नंबर कैसे लाना है वो तरीका आज मैं अभी तुम लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। क्या क्वेश्चन पूछा है उसने, देखो जरा क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन पूछा है भाई, डिफरेंस बिटवीन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऊपर क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। आपको बताऊं क्या करना है, सबसे पहले आपको 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करना है। मैं यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूं। आपको ना सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर करोगे ना, तो आंसर करते समय आपको क्या करना है मालिक, सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। किसको एक्सप्लेन करना है, कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, उसको इनिशियली 2-3 लाइंस में आपको क्या करना है मालिक, यहां पे मेंशन करना है। तो सिमिलरली पॉइंट नंबर 1 होगा। पॉइंट नंबर 2 में तुम लोग किसको मेंशन करोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। पहले इनको 2-3 लाइंस में इनका जो बेसिक मीनिंग है, उन बेसिक मीनिंग को क्या करना है, आपको यहां पे एक्सप्लेन करना है। और ये एक्सप्लेन करने के बाद में आप लोग क्या करोगे, ये इस तरीके की टेबल बना के वहां पर उसका जो डिस्टिंग्विश है वो डिस्टिंग्विश स्टार्ट करोगे। बिलीव मी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, पूरे के पूरे 4 नंबर तुम लोगों को मिलेंगे। लेकिन मेथडोलॉजी ये यूज करनी पड़ेगी, जब भी डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली स्टार्ट मत करना, पहले एक्सप्लेन करना जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में उन्होंने पूछा है। सर एक्सप्लेन कैसे करेंगे यार, बेसिक मीनिंग चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये बेसिक इनको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, यहां पर डिस्टिंग्विश करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। और जो डिस्टिंग्विश होगा, डिस्टिंग्विश ऐसे डायरेक्टली मत करना, ऐसे डायरेक्टली डिस्टिंग्विश मत करना। डिस्टिंग्विश करने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका है भाई, पहले पॉइंट जो लिखना चाहते हो वो एग्जामिनर को क्लियर कर दो कि किस बेसिस पे आप लोग वहां पर डिस्टिंग्विश करना चाहते हो। और ये जो बेसिस है, इट शुड बी लॉजिकल एंड लॉफुल। ऐसे अपने मन से गली में कंचे खेलने वाले बच्चों के जैसे आंसर मत लिखना। आप सीए कर रहे हो और फ्यूचर में आज से 3 साल बाद आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो भाई, तो आपके ऊपर देश की बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पे आने वाली है। उन जिम्मेदारियों को समझते हुए, उस चीज को विजुअलाइज करते हुए मालिक आपको क्या करना है, यहां पर आंसर करना है, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन का आंसर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले जो भी पॉइंट्स पूछे हमको डिस्टिंग्विश में, हमको उनको पहले एक्सप्लेन करना है, एंड देन एक्सप्लेन करने के बाद में यहां पर क्या करना है, हमको उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है। थर्ड एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे हमारे सीए फर्टिलिटी का 95% स्टूडेंट जो है वो फेल होता है, मतलब उसको प्रॉपर आंसर नहीं करते आता है कि सर हाउ टू राइट आंसर, किस चीज का, वो आंसर होता है मालिक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का। सबसे ज्यादा हमारे भाई सीए स्टूडेंट्स के जो लेने की देने पड़ जाते हैं ना, मैं लेने की देने बोल रहा हूं, कुछ और नहीं बोल रहा हूं, आप लोग गलत समझ रहे हो भाई।
जो लेने की देने पड़ जाते हैं ना, वो लेने की देने कहां पे पड़ जाते हैं? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जब आता है ना, उस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर करने में। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं भाई, वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वही सिनेरियो दे देते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी लाइन लिख के दे देते हैं कि अलाना फलाना ढिमका टिमका लिमका कंपनी है, इसके डायरेक्टर ये करना चाहते हैं, लॉ में प्रोविजन ये लिखा हुआ है, इन्होंने प्रोविजन का कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया है, कंपनी के शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्शन रेज किया है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, व्हाट इज योर सजेशन, व्हाट इज योर ओपिनियन? इस टाइप के जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना मालिक, तो वहां पर काफी सारे बच्चे जो है ना, वो औंधे पौंधे हो जाते हैं, वो घूम जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू राइट आंसर। बट आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं मालिक कि आंसर कैसे लिखना है, एकदम स्टैंडर्ड, प्रिसाइज और एकदम कंक्लूसिव फॉर्मेट बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखना है। एंड डेफिनेटली ऐसे ही यदि तुम लोग चलोगे ना टिल योर एग्जामिनेशन, बिलीव मी, लॉ के पेपर में हो सकता है अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, एडवांस अकाउंट से ज्यादा मार्क्स ले आओगे तुम लोग। हुआ है ऐसा, प्रीवियस अटेम्प्ट्स में हुआ है। लॉ में 84 86 मार्क्स लाए बच्चे बेटा, और वो 84 86 मार्क्स लाने वाले बच्चे वही थे जैसे जैसे मैंने उनको गाइड किया था भाई। जो स्टडी मटेरियल से हम लोग पढ़ रहे हो, सिंपल फंडा है हमारा, हम लोग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं। जो हमारे ICAI का स्टडी मटेरियल है ना, उस स्टडी मटेरियल को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, 5-10% मॉडिफाई किया है। बाकी एग्जैक्टली तुम लोग तुम्हारे स्टडी मटेरियल को देख लो भाई, ऐसी की ऐसी वर्ड टू वर्ड वही मिलेगा। नहीं करना है हमको उसको कट कॉपी पेस्ट, नहीं करना है हमको उसको शॉर्टिंग नहीं करना है भाई। क्यों शॉर्टिंग करे? जब चेकर के पास, वो जब चेकर होगा, वो जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा, वो कॉपी चेक करने वाले के पास जो सॉल्यूशन आएंगे ना, वो सॉल्यूशन एग्जैक्टली वही होंगे जो तुम्हारे स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है। और यदि मालिक मैंने उसमें छेड़खानी करने की कोशिश करी, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, उसको शॉर्ट करने की कोशिश करी, उसमें से यदि कंटेंट हटाने की कोशिश करी ना मालिक, आपको क्लास में बहुत कंफर्टेबल फील होगा। आपको लगेगा यार इतू से नोट्स है, अरे क्या कलरफुल नोट्स है, अरे बोले 10-20 लाइन में पूरा की पूरा सेक्शन खत्म कर दिया। लेकिन भाई लग जाएंगे तुम्हारे एग्जामिनेशन में, लग जाएंगे। ये गलती मत करना। और ये गलती हमारे देश का हर एक बच्चा कर रहा है। वो क्या करता है आपको पता है? वो करता है भाई, वो रेफर करता है शॉर्ट नोट्स, वो रेफर करता है वो वाली बुकलेट भाई जो कम पेजेस की है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोग सीए के एग्जामिनेशन अपीयर करने जा रहे हो, कोई यूनिवर्सिटी बीकॉम के एग्जाम थोड़ी अपीयर करने जा रहे हो भाई। 100 नंबर का पेपर है, 100 मार्क्स मिलेंगे, और 100 मार्क्स के लिए यदि मक्कारी करोगे, कई सारे यार ऐसे मतलब ऐसे प्रोफेसर लोग हैं यार, ऐसे लोग हैं जो बोलते भाई इतना पढ़ लो, ओनली दिस मच, इससे बोले तुम्हारे लॉ का पेपर क्लियर हो जाएगा। भाई नवंबर से मई से नवंबर, नवंबर से मई से नवंबर हो जाता है केवल और केवल एक थ्योरेटिकल पेपर के बेसिस पे। ईमानदारी से पढ़ना, जो इंस्टीट्यूट ने मटेरियल दिया हुआ है वो पूरा मटेरियल हम लोगों को पढ़ना है। मेहनत बहुत लगती है मुझे भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ाने में, बट बिलीव मी, जितनी मेहनत मैं करूंगा ना, उससे 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स मेहनत आप लोगों को करनी है। करेंगे ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। 100 नंबर मिलेंगे हम लोगों को वहां से, 100 नंबर का पेपर अपीयर करने के लिए मिलेगा हम लोगों को वहां से। तो प्लीज यार आप लोगों को ना ये कमिटमेंट करना पड़ेगा, आप लोगों को ये ठान लेना है। कोई आपको शॉर्ट नोट्स दे, कोई आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करे, ठीक है, इट्स सेकेंडरी, हम लोग करेंगे उसको भी, पर वो सेकेंडरी रहेगी। प्राइमरी क्या रहेगा हमारे लिए? हमारी भागवत गीता है, हमारा स्टडी मटेरियल। और वो जो स्टडी मटेरियल है उसमें से जो इररिलेवेंट चीज है, जो एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं हो सकती है कभी भी, वो कट करके ना मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। बाकी 100% हमारा जो नोट्स है वो किस पे बेस्ड होगा भाई? हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बहुत ज्यादा काम की बात करेंगे कि ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। जब भी तुम लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जब भी तुम लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले तुमको क्या करना है पता है? प्रोविजन लिखना है। मतलब वो जो पर्टिकुलर केस स्टडी है, वो हमारी जो केस स्टडी है वो हमारे लॉ के किस सेक्शंस को डील करती है, किस सेक्शन से बिलोंग करती है। मतलब अल्टीमेटली वो जो क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन किस सेक्शन के रेफरेंस में पूछा है। भाई एक चीज सुन लो ध्यान से, वो जो क्वेश्चन बनाने वाला हमारे सामने जो भी नाटक नोटंकी कर रहा है ना, वो नाटक नोटंकी वो किस सेक्शन के थ्रू करना चाह रहा है, किस सेक्शन का रेफरेंस देना चाह रहा है, किस सेक्शन को वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है। हम लोग डायरेक्टली हमारे आंसर की स्टार्टिंग कहां से करेंगे भाई? प्रोविजन से, ठीक है। और प्रोविजन में हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर एग्जांपल यदि रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है कि यार सेम सिटी में चेंज किया है या डिफरेंट सिटी में चेंज किया है, बट सेम रजिस्ट्रार सेम स्टेट है, डिफरेंट सिटी में किया है लेकिन रजिस्ट्रार चेंज हो गया है लेकिन स्टिल स्टेट सेम है, या फिर वन स्टेट टू अनदर स्टेट भी हो सकता है, ऐसा मैंने तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो भाई यहां पे अल्टीमेटली कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है? बोले सेक्शन नंबर 12 अट्रैक्ट हो रहा है। तो हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे भाई? एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 12, as per the provisions of section number 12 of
कंपनीज एक्ट 2013, ऐसी स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। जैसे ही तुम लोगों ने यहां पर ऐसा स्टार्टिंग कर दिया ना भाई, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। पर सब्जेक्ट टू कंडीशन सही से एक्शन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज भाई लग जाएंगे हमारे, लेने की देने पड़ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे मालिक, पूरा की पूरा जो प्रोविजन है उस पूरे की पूरे प्रोविजन को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा हमारे लिए, सेकेंड पॉइंट रहेगा फैक्ट्स गिवन इन क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन, जो केस स्टडी दी है हमारे पास में, क्वेश्चन में जो फैक्ट दिया है, वो फैक्ट से वो जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला है भाई, पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो हमसे क्या चाह रहा है, वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, वो क्या फैक्ट प्रेजेंट कर रहा है वहां पे। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, जो क्वेश्चन रहेगा ना, उस क्वेश्चन का जो फैक्ट है, उस फैक्ट को यहां पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। सुनो, अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल दो काम किया है। सबसे पहले प्रोविजन लिखा है, प्रोविजन के बाद में हम लोगों ने क्या किया है, यहां पे फैक्ट लिखा है। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे पता है, लिंक करेंगे। किसको लिंक करेंगे, प्रोविजन विथ फैक्ट्स। मतलब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 2 में जो फैक्ट दिए हुए ना, क्वेश्चन में जो डिमांड दी है, उस डिमांड को हम लोग लिंक कर देंगे किसके साथ में, प्रोविजन के साथ में। तो देखो ना क्या हुआ, हमने पहले प्रोविजन मेंशन कर दिया, प्रोविजन के साथ साथ क्वेश्चन के जो फैक्ट थे उस फैक्ट को भी हम लोगों ने यहां पे निकाल लिया। तो स्टेप नंबर 3 में जो स्टेप नंबर 1 और 2 में हमने किया है, उसको हम लोग यहां पर क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। और मर्ज करके हम लोग यहां पे क्या करेंगे भाई, लिंक प्रोविजन विथ फैक्ट्स। मतलब फैक्ट को प्रोविजन के साथ में जो है वो लिंक करेंगे। एंड इसी के बेसिस पे फोर्थ पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन। क्या करने वाले मालिक, हम लोग फोर्थ पॉइंट पे कंक्लूजन। और ये जो कंक्लूजन है ना आपका, कंक्लूजन, ये आपके क्वेश्चन का लास्ट बैकबोन है। लास्ट बैकबोन मतलब क्या, कि भाई यहां पे जो 4 पार्ट में तुमने आंसर किया है ना, तुम लोगों को 1 नंबर मिलेगा प्रोविजन लिखने का, 1 नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर मिल जाएगा फैक्ट्स लिखने का, एक आधा नंबर मिलेगा तुमको लिंक करने का। एंड अगेन भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, स्टेप नंबर 2 को स्टेप नंबर 1 के साथ में लिंक कर रहे हो। एंड दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे लास्ट में भाई कंक्लूजन, कि यार जो गिवन सर्कमस्टांसेस है, वो गिवन सर्कमस्टांसेस में कंपनी के डायरेक्टर ने सही काम किया है या नहीं काम किया है, वो आप कहां पे मेंशन करोगे, कंक्लूजन में। और यहां पे हमारे इंडिया के सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो प्रॉब्लम करते हैं। सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है, सबसे ज्यादा जो गलती होती है मालिक, वो सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है कि लोग कंक्लूजन में क्या करते हैं, पूरी की पूरी भागवत गीता लिख देते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए मालिक। कंक्लूजन शुड बी, योर कंक्लूजन शुड बी KISS। कंक्लूजन जो है ना, वो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, KISS। KISS जैसा होना चाहिए तुम्हारा कंक्लूजन। ध्यान से सुन लो, लिख लेना, अपनी दीवारों पे पोत देना मालिक, कि कंक्लूजन शुड बी KISS। बोले सर KISS तो बड़ा अश्लील टाइप का वर्ड है। नहीं मालिक, ये KISS का मतलब तुम लॉ में समझो मालिक। इस KISS का मतलब लॉ में होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। क्या होता है मालिक इसका मतलब लॉ में, क्या होता है मालिक इसका मतलब लॉ में, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब कंक्लूजन आपका जितना शॉर्ट और सिंपल होगा ना, उतना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी। तो हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का जो तरीका होगा ना मालिक, हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका होगा ना, वो तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि जब भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, हम लोग वहां पर सबसे पहले मेंशन करेंगे प्रोविजन, प्रोविजन के बाद फैक्ट गिवन इन क्वेश्चन, फिर उसके बाद में लिंक करेंगे प्रोविजन को फैक्ट के साथ में। एंड फोर्थ नंबर पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, कंक्लूजन। एंड कंक्लूजन शुड बी KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इस तरीके से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट करेंगे, चाहे भले ही फिर वो क्वेश्चन जो है हमारे राइट शॉर्ट नोट के ऊपर आ जाए, डिस्टिंग्विश के ऊपर आ जाए, या केस स्टडी बेस के ऊपर आ जाए। तो ये जो हमारी चैप्टर नंबर 2 की एंडिंग थी ना, उस एंडिंग पे जैसा मैंने तुम लोगों को कमिटमेंट किया था कि भाई मैं तुम लोगों को आंसर लिखना सिखाऊंगा, आंसर लिखने का तरीका बताऊंगा, आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका बताऊंगा। तो मैं यहां पर तुम लोगों के साथ में सबसे जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है भाई, एक CA इंटरमीडिएट लॉ स्टूडेंट के लिए, CA इंटरमीडिएट में आप कोई भी थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करो, वहां पे आंसर को इसी तरीके से तुम लोगों को प्रेजेंट करना है। और स्पेसिफिकली लॉ और ऑडिट के पेपर में दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है वो मैंने तुम लोगों को यहां पे बताया है। और अब हम लोग फटाफट से बिना किसी देरी को करते हुए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और उनका आंसर हम लोगों को कैसे लिखना है, वो हम लोग यहां पर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि एग्जाम में आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है,
हम लोग यहाँ पर फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे प्रेजेंट करना है और उन आंसर में हम लोगों को क्या क्या बातें ध्यान रखना है। ये पीडीएफ डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। जो आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, ये क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में यदि कोई डाउट आए आप लोगों को तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो। हम लोग 1-on-1 बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए मालिक, हमारे पास में शीट से हम लोग उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन उनमें से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है सनराइज लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। नॉर्मल बात कर रहा है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है और उनका आंसर कैसे लिखना है। सनराइज लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी in its object clause stated that the company was established to make and sell or to carry on the business of mechanical engineering and general contractors। ये ऐसी जैसे हमने एक लाइन पढ़ी ना, वैसे हम लोगों को याद आना चाहिए कि ये एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी लाइन ना कहीं पर लिखी हुई थी। एक पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन पढ़ा था, उस डॉक्ट्रिन में हम लोगों को ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो पढ़ने के लिए मिली थी। आगे इन्होंने क्या बोला है, द कंपनी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ प्रोमिनेंट लिमिटेड, a firm of railway contractors, to finance the construction of a railway line in Mumbai। Oh my God! कंपनी भाई जहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क करने वाली थी, केवल और केवल रेलवे प्लांट्स बनाने वाली थी, उन रेलवे प्लांट की जगह अब इन लोगों ने किसमें एंटर कर गए, ये लोग कंपनी के रेलवे को फाइनेंस करने के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं। आगे देखो इन्होंने क्या किया है, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। ओ माई गॉड, यहां पे ये रेटिफाई का मतलब होता है भाई अप्रूव करना। अप्रूव करना, रेटिफाई का मतलब क्या होता है मालिक, अप्रूव करना। कि भाई कंपनी के जो शेयर होल्डर थे, वो शेयर होल्डर ने क्या किया कि भले ही कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाकर वर्क कर लिया है, मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज था उस ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाकर वर्क किया है, लेकिन जो कंपनी के शेयर होल्डर थे ना, उन शेयर होल्डर ने यहां पे क्या कर लिया, उसको रेटिफाई कर दिया। बोले जाओ मालिक जाओ, जाओ कंपनी वाले जाओ, तुम लोग ऐसा कर सकते हो, हमने तुम्हें माफ किया, इसी बहाने दिल अपना साफ किया। बोले तुम इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसा शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके क्या कर दिया, रेटिफाई कर दिया। सुनना अभी बात को ध्यान से आगे। Subsequently, the contract was ratified by the shareholder in the general meeting। ये लाइन वापस से आ गई, डबल आ गई, कोई बात नहीं। फिर से तीसरी बार देखो क्या बोलता है ये, Subsequently, the contract was repudiated by the company। Repudiated का मतलब क्या होता है, हाँ लॉ में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यदि मीनिंग पता नहीं हो तो फिर अर्थ का क्या हो जाता है मालिक, वहां पर अनर्थ हो जाता है। रेप्यूडिएट का मतलब होता है कैंसिल करना। रेप्यूडिएट का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। मतलब कंपनी ने क्या किया मालिक, कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेप्यूडिएट कर दिया, कैंसिल कर दिया, मतलब उसको परफॉर्म करने से जो है वो क्या कर दिया, मना कर दिया। ऑन द ग्राउंड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अल्ट्रा वायरस एंड द ऑब्जेक्ट क्लॉज, प्रोमिनेंट लिमिटेड फाइल अ सूट क्लेमिंग डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो यार मालिक ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सनराइज लिमिटेड थी उसके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो ऑब्जेक्ट लिखा था उसके बियॉन्ड जाकर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या कर लिया है, किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। और जो थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया है ना, शेयर होल्डर ने भले ही बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम था, मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड था, फिर भी उसको वो लोग क्या कर रहे हैं, जनरल मीटिंग में रेटिफाई कर रहे हैं। रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव करना। लेकिन बाद में कंपनी कम्स टू नो कि भाई ये जो है हमारे ऑब्जेक्ट के बाहर है और हम लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते, इसीलिए कंपनी ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, मतलब रेप्यूडिएट कर दिया। तो जो अपोजिट पार्टी थी, जो प्रोमिनेंट लिमिटेड थी, वो कंपनी के ऊपर सूट फाइल कर रही है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो क्या आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये जो कंपनी है प्रोमिनेंट लिमिटेड, क्या वो सूट फाइल कर सकती है क्या फॉर लीगल डैमेजेस? और यहां पे अब आपकी स्किल्स आपको यूज करना है, हाउ टू राइट आंसर हम लोगों को यहां से सीखना है। और अभी इस क्वेश्चन के नीचे की दो लाइनें क्या बोलता है आपको पता है, explaining the meaning of doctrine of ultravirus, decide whether prominent limited will succeed। क्या वो सक्सीड होगी या नहीं होगी। अब हमारे आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका समझिएगा ध्यान से, कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन पूरा की पूरा हमारे माइंड में है, अब इस आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है वो हम लोगों को यहां पर समझना होगा। देखो क्या लिखा है इन्होंने, इन द केस ऑफ कंपनी वेदर इज नॉट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम as the objects or power is prohibited by the doctrine of ultravirus।
मतलब सिंपली उन्होंने बात बोल दी भाई कि यदि मान लीजिए आपने आपकी पावर के बियॉन्ड जाकर यदि काम किया ना तो कंपनी उसके लिए प्रोहिबिट हो जाएगी, मतलब कंपनी को उस टाइप की एक्टिविटीज कभी भी परफॉर्म नहीं करना पड़ेगी। आगे इन्होंने बोला है एज अ रिजल्ट एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस इज वॉइड। ओ माई गॉड, डायरेक्टली जो भी अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गए वो सारे के सारे अल्ट्रा वायरस एक्ट जो है वो क्या हो जाएंगे मालिक, वॉइड हो जाएंगे। एंड डज नॉट बाइंड द कंपनी, नीदर द कंपनी नॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन स्यू ऑन इट। मतलब भाई ना तो कंपनी उसके ऊपर सूट फाइल कर सकती है और ना ही प्रोमिनेंट लिमिटेड जो है वो क्या कर सकती है, वहां पर सूट फाइल कर सकती है। द कंपनी कैन नॉट वैलिडेट सच एन एक्ट इवन इफ अ मेंबर्स असेंट टू इट। भले ही अपने मेंबर ने 100% कंसेंट क्यों ना दे दिया हो, उसको रेक्टिफाई क्यों ना कर दिया हो, उसको रेटिफाई क्यों ना कर दिया हो, तो भी मालिक ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट है ये एक्ट कैसा है, अल्ट्रा वायरस एक्ट है। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड होता लेकिन एओए एमओए की पावर के विद इन होता तो तुम लोग क्या कर सकते थे, उसको रेटिफाई कर सकते थे। भले ही एओए के बियॉन्ड होता लेकिन एमओए के विद इन होता तो भी कंपनी के शेयर होल्डर जो है वो 100% कंसेंट के साथ में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उसको क्या कर सकते थे, रेटिफाई कर सकते थे। लेकिन कोई ऐसा एक्ट जो कंपनी के मेमोरेंडम के बियॉन्ड है तो वो डायरेक्टली क्या माना जाता है, अल्ट्रा वायरस माना जाता है और शेयर होल्डर जो है उसको कभी भी रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। और देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला है, आगे सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, द रूल इज मीन टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स एंड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस, मतलब बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी द डायरेक्टर ओनली बट इंट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वही वाली बात बोली मैंने आपको कि डायरेक्टर की पावर के बियॉन्ड है, एओए की पावर के बियॉन्ड है, लेकिन भाई मेमोरेंडम की पावर के क्या है, वो विद इन है। तो उस केस में शेयर होल्डर जो है वो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ में क्या कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को, ये क्या बोलना चाहता है, इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर ऑफ द डायरेक्टर ओनली बट इंट्रा वायरस टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द शेयर होल्डर कैन रेटिफाई इट। वो उसको रेटिफाई कर सकते थे। If it is ultra virus, the article of association, the company can alter its article in the proper way. Even though यदि article of association के भी beyond हो जाता ना तो कंपनी अपने article को क्या कर सकती थी, alter करके उसको वापस से within the power बना सकती थी। बट आगे इन्होंने क्या बोला है, the doctrine of ultra virus was first initiated, मतलब किसके केस में बताया गया था, by the House of Lords in a classic case, अशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिच या रिचे या रिची, जो बोलना है वो बोल देना। इनके केस में यहां पर इन्होंने क्या किया था मालिक, इसको एक्सप्लेन किया था। और आगे इन्होंने क्या बोला है, द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज एस्टेब्लिश आर टू मेक एंड सेल और लैंड और हायर द रेलवे प्लांट्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अदर्स। तो ऐसा जब इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था ना तो इन द गिवन केस, अब ये आया आपका क्या, कंक्लूजन। ये क्या आया, कंक्लूजन। ये क्या आया भाई यहां पर आपका, प्रोविजन। यहां पर क्या आया था मालिक आपका, फैक्ट्स गिवन इन क्वेश्चन। और यहीं पर हम लोगों ने क्या करा, उसको लिंक करा विथ प्रोविजंस और साथ ही साथ में लास्ट में हम लोगों ने क्या मेंशन किया है, कंक्लूजन। इन दिस केस द हाउस ऑफ लॉर्ड हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायरस द कंपनी and therefore null and void. In the given case, the prominent limited will not succeed since contract itself was ultra virus. इस तरीके से जो है मालिक, इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन के आंसर करना है और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ओवर द नाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग आज से करने लगेंगे तो भाई कल हम लोग ना इसके लिए एकदम पारंगत हो जाएंगे, भाई बिल्कुल अर्जुन की तरीके से हम लोगों को केवल और केवल ना मछली की आग दिखेगी। नहीं, ऐसा एक दिन में नहीं हो सकता है। अभी तो हमको आग को छोड़ के बाकी सब चीजें दिख रही है, फिर धीरे धीरे हमको मछली दिखेगी, फिर धीरे धीरे हमको मछली की आग भी दिखेगी। लेकिन उससे पहले हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोगों के प्रोविजन स्ट्रांग होने चाहिए, हम लोगों के लॉ वाला पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपके प्रोविजन स्ट्रांग होंगे ना और आपके पास में क्वेश्चन के आंसर करने की टेक्निक है, डेफिनेटली यू विल सिक्योर वेरी 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 गुड मार्क्स। सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से रिलैक्सिंग मोड के साथ में हम लोग चलने वाले हैं। चलो सर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने बोला ठीक है, चलो इस बार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 किसके बारे में बात करता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 इज टॉक अबाउट आभा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15th of March 2012। अच्छा, 15 मार्च 2012 को बनी हुई कंपनी है। अ कंपनी विथ आइडेंटिकल एंड सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 5th of August 2013। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है पहले एक बार समझने की कोशिश करो। आभा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 मार्च 2012
आगे बोलता है अ कंपनी विथ आइडेंटिकल नेम एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अगस्त 2013। मतलब एक कंपनी है आभा लिमिटेड जो कि ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गई थी 15 मार्च 2012 को, और उसी के जैसे सिमिलर नेम और ऑब्जेक्ट के जैसी एक और कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है 5 अगस्त 2013 को। ऑन अकाउंट्स ऑफ similarly of name Ava Limited, that is the company which was previously registered, file a petition on 15th April 2014। ठीक है, कब सूट फाइल किया भाई आभा लिमिटेड ने, ये वाली कंपनी ने, इस वाली कंपनी ने, इस वाली कंपनी के ऊपर कब सूट फाइल किया भाई 15 अप्रैल 2014 के दिन क्या किया यहां पर सूट फाइल किया। with the central government seeking issue of direction for change of name by the latter company so that its business interest is protected। On 16th August 2014, the central government sent an order to the latter company to change its name। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया भाई 16 अगस्त 2014 को क्या किया है, एक लेटर सेंड किया है। एग्जामाइन द अफोरसेड केस एंड द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई एक ही सेक्शन हम लोगों को याद आ रहा है, सेक्शन नंबर 16, और सेक्शन नंबर 16 हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। देखो यहां पर आंसर कैसे कर रहा है ये लोग। भाई सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, कंसर्न प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी यहां पर जो है वो एप्लीकेबल होने वाला है। मतलब जो पॉइंट नंबर 1 है वो पॉइंट नंबर 1 किसकी बात कर रहा है मालिक, प्रोविजन की। तो ये जो हमने यहां पर अलग से जो पॉइंट नंबर 2 मेंशन कर दिया था ना, ये पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो भाई अभी हमारे लॉ का ही पार्ट है, प्रोविजन का ही पार्ट है। देखो ना यहां पे प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है कि एज पर सेक्शन नंबर 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered to direct a company to change its name on the ground of similarity of the name with an existing company if through inadvertence or otherwise a company on its first registration or on its registration by a new name it's registered by a name which is in the opinion of the central government is identical which or nearly resemble to the name by which a company in existence had been previously registered। तो फिर उस केस में क्या होगा भाई, यहां पर उस केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो डायरेक्शन इशू करेगी। डायरेक्शन इशू करेगी मतलब क्या करेगी, यहां पर ऑर्डर इशू करेगी। किस चीज का ऑर्डर इशू करेगी, कैसे ऑर्डर इशू करेगी, वो हम लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा। तो देखो यहां पे कैसे ऑर्डर इशू करेगी मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सच अ केस इट मे बी डायरेक्टेड दैट द कंपनी टू चेंज द नेम एंड द कंपनी शैल चेंज द नेम न्यू नेम विद इन 3 months from the date of issue of direction after adopting an ordinary resolution by for the पर्पस। कंपनी को क्या करना पड़ेगा भाई यहां पर विद इन 3 months, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया है उसके ऑर्डर इशू करने से विद इन 3 months के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, अपना जो नेम है वो नेम चेंज करना पड़ेगा बाय जस्ट पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करने के साथ साथ इन्होंने क्या बोला है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव केस द लेटर company with identical name shall comply with the order of the central government within 3 months from the date of, कब ऑर्डर दिया था इन्होंने 16 अगस्त 2014, failed which a company and every officer in default is liable to pay fine not less than 5,000 rupees but which may be extend up to 1 lakh। यदि विद इन 3 months के अंदर अंदर इन्होंने अपना नेम चेंज नहीं किया तो भाई कंपनी और कंपनी के जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट रहेंगे उनके ऊपर यहां पर क्या इंपोज होगी मालिक, इस तरीके की जो पेनल्टी वो पेनल्टी इंपोज होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने देखा था कि कैसे सेक्शन नंबर 16 के ऊपर भी तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मालिक एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं कि यार किस तरीके से एग्जाम में और क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे जा सकते हैं। यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, द पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर डीलिंग विद द कंपनी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, डायरेक्ट। ठीक है, एक्सप्लेन ऑल्सो When doctrine of constructive notice will apply। मतलब सिंपल सी बात है भाई कि एक इंसान जो कंपनी का मेंबर नहीं है, या एक इंसान जो कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, या एक इंसान जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, जो कंपनी के बारे में नहीं जानता है, तो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसको नहीं पता है, तो क्या उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई होगा क्या, एंड क्या प्रोविजन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के। मतलब एक ही क्वेश्चन में वो आपसे 2 कॉन्सेप्ट के बारे में हिट करवा रहा है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के लिए आते हैं। मतलब 4 मार्क्स के लिए आया है, आपको दोनों के दोनों एक्सप्लेन करना है कि इंडोर मैनेजमेंट क्या है और कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है। यहां पर आपको दोनों ही बातें प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं साहब, क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया, आंसर कैसे करना है ये एक सबसे बड़ा इशू हमारे सामने होने वाला है। तो देखो मालिक क्या बोलता है ये,
डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में इन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन persons dealing with the company need not inquire whether internal proceedings relating to the contract are followed correctly once they are satisfied that the transaction is in accordance with the memorandum and article of the association. मतलब सिंपल सी वो बात बोल रहा है भाई कि जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होगा तो वो केवल और केवल कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल को देखकर कंपनी के साथ में ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाएगा। उसको ये देखने की जरूरत नहीं है कि भाई कंपनी के अंदर क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए सभी लोग कैपेबल है या नहीं है, या कंपनी ने कुछ भी ऑल्ट्रेशन तो नहीं कर दिया है, या कंपनी ने अपनी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस तो नहीं किया है। यदि किया होता तो कंपनी उसको एक्सप्लेन करती, उसको शो करती, उसको प्रेजेंट करती। जब तक अनटिल एंड अनलेस कंपनी ने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में कुछ भी चेंजेस नहीं किया है तब तक कोई भी आउटसाइडर की लायबिलिटी नहीं होगी मालिक कि वो बार बार कंपनी का पर्दा हटा के देखे, कंपनी की कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करे, हटाए, तब तक वो नहीं करेगा। आगे इन्होंने क्या बोला है, स्टेक होल्डर नीड नॉट इंक्वायर whether the necessary meeting was conveyed and held properly or whether necessary resolution was passed properly। ये काम भाई आउटसाइडर का नहीं है, ये काम किसका है, कंपनी का है। until and unless जब तक कंपनी ये शो ऑफ नहीं करे तब तक आउटसाइडर ये मान के चलेगा कि सारी की सारी जो चीजें हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है भाई, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग हो रही है। आगे इन्होंने बोला है दे आर एंटाइटल्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट द कंपनी हैड गॉन थ्रू all this proceeding in a regular manner. The doctrine helps to protect external member from the company and states that the people are entitled to presume that internal proceedings are as per document submitted with the register of the company। कंपनी की सारी internal proceedings ठीक वैसे ही चल रही है जैसे कंपनी ने कंपनी के रजिस्टर ऑफ कंपनी को क्या करके रखा है, आरओसी को क्या करके रखे, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके रखे। The doctrine of indoor management is opposite to the doctrine of constructive notice। देखो ना यार, doctrine of indoor management किसको प्रोटेक्ट करता है, आउटसाइडर्स को। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्ट करता है, कंपनी को, कि कंपनी ने जो जो चेंजेस किए वो आउटसाइडर को इंटीमेट कर दिए, लेकिन आउटसाइडर वाज नॉट अवेयर अबाउट इट ना, तो उसमें गलती किसकी मानी जाएगी, आउटसाइडर की मानी जाएगी। वहां पे प्रोटेक्शन किसको मिलता है, मालिक, कंपनी को मिलता है। तो देखो ये क्या बोलता है, whereas the doctrine of constructive notice protects a company against outsider and the doctrine of indoor management protects outsider against the company। This doctrine also is a safeguard against the possibility of abusing the doctrine of constructive notice। मतलब दोनों ना भाई उल्टा अपोजिट चलते हैं। कैसे अपोजिट चलते, जब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एप्लीकेबल हो जाएगा ना तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की 12 बज जाएगी, लेकिन जब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा ना तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की वहां पे क्या हो जाएगी भाई, 12 बज जाएगी। दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, यहां पर अपोजिट चलते हैं। लेकिन तुम लोग भूल रहे हो, हम लोगों ने जब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ा था तो वहां पर ना 3 से 4 हम लोगों ने एक्सेप्शन देखे थे कि भाई इन एक्सेप्शनल केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर यहां पर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और वो केसेस कौन से थे भाई, कि यदि कोई इंटरनल पर्सन है जिसको नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी पहले से ही है तो वहां पर वो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा, वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं माना जाएगा। नेग्लिजेंस, कोई जानबूझकर गलती से काम कर रहा है, बोले सर जानबूझकर गलती, अरे भाई गलती से मिस्टेक हो गई यार, तो उस चीज के लिए कंपनी कभी भी लायबल नहीं होती है। और फॉर्जरी, कोई धोखा देने के तरीके से, कोई फ्रॉड करने के इंटेंशन से यदि किसी ट्रांजैक्शन में एंटर्ड हो रहा है मालिक, तो भी यहां पर आपको इंडोर मैनेजमेंट का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। 4 से 5 नंबर 6 नंबर के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी आया हुआ है। तुम लोगों को इतना डिटेल में यहां पे आंसर करना पड़ेगा और पूरी चीजों को यहां पे प्रॉपरली समझाना पड़ेगा। बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनर में इन सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो एक आध और कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं मालिक, क्या रहेगा क्वेश्चन, देखते हैं फटाफट से। तो चलिए मालिक, एक और क्वेश्चन की हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करते हैं। भाई ऐसा बोला गया है कि अभ्यास करते करते ही ना हम लोग क्या होते हैं, पारंगत होते हैं। मतलब जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसी बात बोली गई है। तो भाई प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, मतलब केवल और केवल यहाँ पे मैन नहीं आएगा भाई, मैन के साथ में वुमेन्स भी आ जाती है, बॉयज के साथ में गर्ल्स भी आ जाता है। ये हमारे लॉ की लैंग्वेज होती है कि जहां जहां पर ही लिखा होता है ही इंक्लूड शी, जहां जहां पे हीज लिखा होता है हीज इंक्लूड हर, और जहां जहां पे वह लिखा होता है वह मतलब वो भी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मालिक क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बात करता है, यहां पर देखिए फटाफट से, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है यार। और जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना तो क्वेश्चन पढ़ते समय हमारा माइंड एकदम कूल, एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए। कूल का मतलब वो वाला नहीं, क्या कूल है हम वाला, ठीक है। हाँ, नहीं तो बोले तुषार कपूर क्या कूल है हम वाला, बोले अरे वैसा कूल नहीं, नहीं भाई, मतलब
गलत हो जाएगा, वैसे में तो लफड़े हो जाएंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना और क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझो तुम लोग, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। अल्फा स्कूल स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन ऑन 1/4/2010। बोले एक स्कूल है, वो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करा रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, कब से? 1/4/2010 से, with the sole objective of providing education to children of weaker society either free of cost or at a nominal fees depending upon the financial conditions of their parents। ठीक है, मतलब अभी तक हम लोगों को एक समझ में आया भाई कि एक कोई अलाना फलाना ढिमका स्कूल है जो 1/4/2010 को स्टार्ट कर रही है ट्रेनिंग देना, स्टार्ट कर रहा है एजुकेशन प्रोवाइड कराना उन बच्चों को जो बच्चे बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और जो बच्चे बहुत गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए ये प्लान कर रहे हैं कि या तो, फिर से बोल रहा हूं इस लाइन को, कि या तो उनको ये एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे या फिर प्रोवाइड भी कराएंगे तो एक नॉमिनल वैल्यू पे जो है वो प्रोवाइड कराने वाले हैं। हाउएवर ऑन 30 मार्च 2018 it comes to know the knowledge of the central government that the said school was operating by violating the object of its objective clause, due to which it was granted the status of a section 8 company under the Companies Act 2013। Describe what power can be exercised by central government against the Alpha school in such a case। मतलब इन्होंने सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस ले लिया होगा, बोले कि हम लोग अच्छा करेंगे, सोसाइटी को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, कम रेट पे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, प्रॉफिट की दुकान चलाना स्टार्ट कर दी थी भाई, लंबी चौड़ी लाखों में फीस ऐंठना लोगों से स्टार्ट कर दी थी। तो अब इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर होगी? सबसे पहले सेक्शन नंबर 8 दिमाग में आता है भाई, प्रोविजन किससे रिलेटेड है? सेक्शन नंबर 8 से रिलेटेड है। यहां पर भी हमको प्रोविजन जो है वो मेंशन कर दिया था। देखो आंसर की स्टार्टिंग, सबसे पहले क्या होगा? प्रोविजन। सबसे पहले क्या होगा? प्रोविजन। और प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी which are formed to promote the object of charitable object which is related to 3+3+4। याद आना चाहिए अपन लोगों को 3+3+4। ये देखो ना यार, ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। Section 8 companies are registered by the registrar only when a license is issued by the central government। सब बातें हम लोगों को पता है यार, बेसिक बात कर रहा है। आगे इन्होंने यहां पे क्या बोला है? Since Alpha School was a Section 8 company and it had started violating the objects of its objects clause, hence in such a situation the following powers can be exercised by the central government। क्या क्या पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है? देखो यार, सबसे पहली चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लाइसेंस को क्या कर लेगी भाई, वहां पे विड्रॉ कर लेगी। जैसे लाइसेंस को विड्रॉ करेगी, जो जो बेनिफिट उस कंपनी को मिलते थे वो सारे के सारे बेनिफिट्स अब क्या हो जाएंगे, यहां पर विड्रॉ हो जाएंगे। सेकंड, अब जैसे उसका लाइसेंस विड्रॉ हुआ ना, तो उनको अपने नेम के लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को ऐड करना पड़ेगा। और यदि वो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड नहीं करना चाहते तो वो कंपनी का सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर देगी? डिसोल्यूशन कर देगी। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो दो सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाली सेक्शन 8 कंपनियों को क्या कर सकती है? अमलगमेशन का ऑर्डर भी जो है वो पास कर सकती है। तो चलिए फटाफट से इन सारी चीजों को हम लोग यहां पर गो थ्रू करते हैं और अल्टीमेटली यहां पर इन्होंने क्या बोला है, कैसे लाइसेंस को रिवोक करने की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। फटाफट से हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे इन्होंने बोला है मालिक, the central government may by order revoke the license of the company where the company contravenes any of the provisions, any of the requirement or the conditions of this section subject to which a license is issued, or where the affairs of the company are conducting fraudulently or violates of the objects of the company or prejudicially to the public interest, and on revocation the registrar shall put limited or private limited word। लेकिन मालिक जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करेगी, ऐसा करने से पहले क्या देगी? एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी। क्या देगी? यहां पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी अगेंस्ट सेक्शन 8 कंपनी, उसका लाइसेंस रिवोक करने से पहले आपको एक बार क्या करना पड़ेगा? यहां पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। आगे यहां पे इन्होंने क्या बोला है भाई? Where a license is revoked, the central government may, by order, if it is satisfied that it is essential in the public interest, direct the company to be wound up under this act or amalgamate with the another company registered under this section. However, no such order shall be made unless the company is given a reasonable opportunity of being heard।
अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना ही, उसके बिना यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर सकती है। और थर्ड स्टेप में भी अल्टीमेटली वो अमलगमेशन वगैरह से रिलेटेड बात बोली गई है। तो मालिक इस तरीके से अभी तक हम लोग यही सीख रहे हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट करना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखना है। वही हम लोग यहां पे करत करत अभ्यास कबीरा, उसके आगे मुझे भी नहीं आता है, तुम्हें आता है तो पूरा कर लेना। अब एक छोटू सा क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे एंड होपफुली हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये शीट मैं तुम लोगों को सेंड कर दूंगा, तुम लोग प्रैक्टिस करना, जहां पर भी तुम लोगों को प्रॉब्लम आए तुम लोग मेरे से डिस्कस करना। हाँ, और यदि कुछ आंसर ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखे हुए हम लोग उसको हमारी तरीके से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, प्रोविजन, फैक्ट लिंक करना है फैक्ट गिवन इन क्वेश्चन एंड प्रोविजन को। एंड फोर्थ पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंक्लूजन, और कंक्लूजन में होना चाहिए KISS। KISS मतलब तुम्हारा वाला KISS नहीं, KISS मतलब मेरा वाला KISS, मतलब आपका जो कंक्लूजन है इट शुड बी कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ऐसा वाला KISS होना चाहिए। देखिए मालिक क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ, लाइट वाइट लगा देना 10-15 थोड़े से, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं यार। यदि एग्जाम हॉल में हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहे, एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन, भाई ऊपर देखने लग जाए हम तो कि लाइट कहां से आ रही है। ठीक है, कुछ भी टाइम पास कर रहे हो सर आप। एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ सब्सिडरी कंपनी कैन बिकम अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। भाई क्लियरली हमको सेक्शन नंबर 19 याद आ रहा है यार। व्हाट इज द जनरल रूल कि छोटी कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन बड़ी मतलब होल्डिंग कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। लेकिन मालिक वो लॉ ही क्या जिसमें एक्सेप्शन ना हो, और 3 ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, 3 ऐसी सिचुएशंस है जहां पर छोटी कंपनी जो है वो बड़ी कंपनी के क्या कर सकती है, शेयर्स को अक्वायर कर सकती है। बताओ कब, भाई जब डिसीज्ड मेंबर वाला केस हो और नॉमिनी कौन है वहां पे, सब्सिडरी कंपनी है। नंबर 2, सब्सिडरी कंपनी को अपॉइंट किया गया है एज एन ट्रस्टी। एंड नंबर 3 कि भाई होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आने से पहले क्या करके रखे इन्होंने, शेयर्स अक्वायर करके रखे। तो उन केसेस में एक सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को क्या करके रख सकती है, अक्वायर करके रख सकती है। देखिए मालिक यहां पे इन्होंने क्या बोला है, in accordance with the provision of section number 19 of the Companies Act 2013 a subsidiary company cannot either by itself or through its nominee hold any shares in its holding company and no holding company shall allot or transfer its shares to any subsidiary company. Any such allotment or transfer of shares in a company to its subsidiary company is considered as void. Void माना जाएगा, भाई वो ट्रांसफर हुआ ही नहीं है ऐसा माना जाएगा। आगे इन्होंने बोला है the section however does not apply where ये डिसीज्ड मेंबर का केस हुआ, ये ट्रस्टी का केस हुआ, और यहां पर एक केस कौन सा हो गया भाई कि द सब्सिडरी कंपनी वाज अ शेयर होल्डर इन इट्स होल्डिंग कंपनी इवन बिफोर इट्स अ सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आने से पहले इन्होंने क्या किया था, यहां पे शेयर्स को अक्वायर करके रखा था। सो दिस इज अबाउट दी हाउ टू राइट आंसर्स ऑफ गिवन क्वेश्चंस। ये हम लोगों की एक छोटी सी प्रैक्टिस थी। हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद मालिक मैं आप लोगों को भले ही 30 मिनट्स के लिए 40 मिनट्स के लिए एक लेक्चर दूंगा, लेकिन वो स्पेसिफिकली बेस्ड होगा कि कैसे हमारे क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो अब फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2, और काफी सारे स्टूडेंट्स जिसको लेके वरीड थे कि भाई कैसे आंसर लिखना है, यहां पर मैंने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, धमाकेदार चैप्टर नए तरीके से शुरू करेंगे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको इतना कंप्लीट करना है। मिलते हैं हम लोग, टेक केयर गाइस। रीच इनको चाहिए रीच, प्लीज 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 सामने करते प्लीज।